नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह और आज मुद्दा आपका में बात है ऐसे विषय पर जो सिर्फ एक चर्चा नहीं बल्कि एक बदलाव की कहानी है। और ये कहानी है नारी शक्ति की और कैसे हमारा देश इस शक्ति को पहचान कर उसे आगे बढ़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं तिरुपति में हुए पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कमिटीज ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर आयोजित इस सम्मेलन का मकसद था महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर गहन मंथन करना और उनके लिए नए रास्ते खोलना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सम्मेलन में साफ कहा कि महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय सशक्तिकरण का ही दूसरा नाम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का रास्ता महिलाओं के सशक्तिकरण से होकर ही जाता है। ओम बिरला ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को मतदान का अधिकार, समानता और न्याय देकर एक मिसाल पेश की थी और 100% महिला साक्षरता हासिल करना भारत की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी जो एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेगी। किसी भी राष्ट्र के विकास की परिकल्पना बिना महिलाओं के नेतृत्व के, सहभागी के नहीं कर सकते। हमें खुशी है जब भारत का संविधान बना था, उस भारत के संविधान में 15 से ज्यादा महिलाओं ने संविधान सभा के अंदर चर्चा से, अपने दृष्टिकोण से, अपने विचारों से एक ऐसा संविधान बनाया जो हम सबका आज भी मार्गदर्शन करता है। महिला सशक्तिकरण कोई एक बार का समाधान नहीं, एक लंबी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। और एक लंबी सतत प्रक्रिया के लिए समय समय पर हर राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने समग्र नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, विधायी अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकार दिए। लेकिन आज उस परिवर्तन के दौर में हमें खुशी होती है कि चाहे नगर पालिका का क्षेत्र हो, चाहे पंचायत का क्षेत्र हो, और आने वाले समय के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन के अंदर जब पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लिखा कि देश के अंदर विधानसभा, लोकसभा के अंदर भी 33% देश की नीतियों के अंदर, योजनाओं में, कानून बनाने में महिलाओं की भागीदारी हो। ये भारत देश एक ऐसा देश होगा जहां पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को उनके हिस्से की भागीदारी मिलेगी। और इस सम्मेलन की अगर बात करें तो ये सम्मेलन भारत के लोकतांत्रिक सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनी संसदीय और विधायी समितियों यानी पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव कमिटीज को एक मंच पर लाना था। और इसकी थीम थी विमेन लेड डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत बाय 2047। इसमें जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग और टेक्नोलॉजी के जमाने में महिलाओं की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। और आज मुद्दा आपका की चर्चा में हम समझेंगे कि भारत में विमेन लेड डेवलपमेंट की यात्रा कहां तक पहुंची है और कैसे नीतियां इसमें लगातार मदद कर रही हैं और अभी भी क्या ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। और एक तरह से हम सिर्फ सवाल ही नहीं करेंगे, समाधान को भी खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया रेखा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व फिकीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की चीफ हरजिंदर कौर तलवार जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरजिंदर जी बहुत बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेखा जी मैं शुरू आपके साथ करूंगी और थोड़ा सा हम समझें, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद और राज्य की जो समितियां हैं महिला सशक्तिकरण पर वो एक साथ आई हैं। कैसे आप इसके सिग्निफिकेंस को समझाएंगे और क्यों ज़रूरी है समय बदलाव के साथ, इस बदलते समय के साथ, कि हम सब एक साथ आएं? देखिए, अभी जो आपने अभी टीवी पे दिखाया अपने शो के दौरान हमारे स्पीकर बिरला जी ने भी संविधान के बारे में जिक्र किया था। और चर्चा के अंदर मैं संविधान को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हमारा जो संविधान है, जब संविधान बना था तभी इस बात को सोचा गया था कि महिलाएं जब तक साथ साथ नहीं चलेगी और जब तक अग्रसर नहीं होंगी तो भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता। और इसीलिए जो भारत के अंदर जो हमारे संविधान के तहत हर भारत के नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जिनको कहते हैं मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। और उन अधिकारों के तहत जो सबसे बड़ा अधिकार जो महिलाओं को मिला है
वो है बराबरी का दर्जा। तो आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 इस बात को गारंटी करता है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, आप कहीं कर चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कहीं पे आप चाहे कश्मीर के हो चाहे कन्याकुमारी के हो, आपको बराबरी का दर्जा मिलेगा और आपको कहीं पर भी आपके लिंग की वजह से भेदभाव नहीं होगा। तो जब हमारे आर्टिकल 14 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय ही इस बात को ध्यान में रखा गया था कि महिलाओं को अग्रसर करने के लिए हमें समाज का एक अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा और इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भले महिलाओं की बहुत हमारे देश के अंदर एक कल्चर, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म भी जो है वो ये कहते हैं कि महिलाओं को हमें इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, परंतु ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो वास्तविकता में इतना होता नहीं है। और जितनी महिलाओं के साथ प्रताड़ना करी जाती है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, चाहे यौन शोषण होता है या चाहे कारोबार के अंदर उनको आगे बढ़ने को नहीं दिया जाता, तो उसको ध्यान में रखते ही हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल 15 भी है, अनुच्छेद 15, जो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि महिलाएं जो हैं बराबरी के दर्जा बनाने के लिए उनको हमें कुछ स्पेशल अधिकार भी देने पड़ेंगे। और इसीलिए अगर हमें कोई भी तरह का सकारात्मक भेदभाव करना पड़े यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जबकि आर्टिकल 14 कहता है कि कोई तरह का भेदभाव नहीं होगा, परंतु आर्टिकल 15 ये कहता है कि महिलाओं को और बच्चों को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उनके लिए कुछ हमें सकारात्मक तरीके से भेदभाव भी करना पड़े। जैसे कि अभी बिरला जी ने भी कहा कि जी हमें 33% उनको भागीदारी देनी है, तो वो भी इस तरीके अगर हम रिजर्वेशन करते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक नहीं माना जाएगा क्योंकि वो अनुच्छेद 15 के अंदर गारंटीड है। तो इस बैकग्राउंड के अंदर मुझे लगता है कि जो आज जो हमारे स्पीकर साहब ने जो कहा है तिरुपति के अंदर, जो अपने व्यूज़ को व्यक्त करा है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ज़्यादा एक माइलस्टोन है महिलाओं को आगे एक विकसित भारत के अंदर अपना योगदान देने के लिए, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। बिल्कुल। हरजिंदर कौर जी, आपके विचार क्या कहते हैं कि आपको लगता है कि इस तरह की क्रॉस कटिंग समिति ग्राउंड रियलिटीज़ को पॉलिसी में ट्रांसलेट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम साबित हो सकती हैं? एक एंटरप्रेन्योर और पूर्व फ्लो फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन चीफ के तौर पर आपके अनुभव क्या कहते हैं कि आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्लास सीलिंग जैसी चुनौतियां मौजूद हैं जिनके लिए समिति का मंथन, इस तरह की कमिटीज़ का मंथन काफ़ी काम आ सकता है? जी, मेरे विचार से ये समिति बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम एक मुद्दे को हम ये एक तरफ बात करते हैं कि भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनेगा, ये हमारी सोच है, ये हमारा विचार है, ये हमारी इच्छा है, उसे हम भारत की 50% जनसंख्या जो कि औरतें हैं उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। और दूसरी तरफ उनको ऊपर आने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय औरतें विश्व की औरतों के बनिस्बत थोड़ी वीक हैं। मतलब वो उस हिसाब से आदमी का मुकाबला नहीं करती, मर्द का मुकाबला नहीं करती जैसे विश्व की औरतें करती हैं। तो इस तरह की कमेटी जो सेंट्रल पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है और स्टेट की कमेटीज अगर बनाई जाए जो इस पे फोकस्ड काम करें और इस पे काम करके पॉलिसीज बनाएं जिससे हम बराबर खड़ी हो सकें, जो हर औरत बराबर खड़ी हो सके और भारत की तरक्की में योगदान दे पाए, एक बहुत बड़ा कदम है। इन माय ओपिनियन सच अ कमेटी वेयर वी आर लुकिंग एट वीमेन एम्पावरमेंट all across the economic growth of India is required। इसके लिए ऐसी कमेटी और ऐसा फोकस्ड अप्रोच जो किया गया है ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा बूस्ट है, ये कैटलिस्ट है ये करने के लिए और ये प्राप्त करने के लिए कि औरतें बराबर आकर खड़ी हों और भारत का सर्वशक्तिमान जीडीपी बनने में औरतों का पूरा योगदान हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर औरतों का योगदान नहीं है भारत की जीडीपी में की ग्रोथ में, तब तक भारत नंबर 1 इकॉनमी वर्ल्ड की नहीं बन सकता क्योंकि औरतें एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत की जनसंख्या का। तो मैं कंग्रेचुलेट करूंगी सरकार को कि आपने ये कदम उठाया, आपने इसे इतना इम्पोर्टेंट समझा कि औरतों की हमें ज़रूरत है, हर लेवल पे ज़रूरत है और आपने ये कमेटी बनाई और ये कमेटी अब काम कर रही है। दूसरी चीज़ एक और आपको बोलना चाहूँगी कि 2 जगह पर अगर औरतों का इंक्लूजन हो जाए एज पर दिस कमेटी तो हम भारत एक नंबर 1 इकॉनमी बन जाएगा या भारत एक नंबर 1 देश बन जाएगा, ना केवल इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी। पहला, औरतें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में आ जाएं जिसके लिए ज़रूरी है
कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी और जो स्टेट्स की कमेटी आपस में विचार विमर्श करें। दूसरा, औरतें इस लेवल पे आ जाएं कि वो पॉलिसीज बना सकें औरतों को ऊपर आने में। जो ये एक काम तो आपने कर दिया कमेटी बना के कि पॉलिसी में उनको ले लिया, अब वो काम करेंगी बनाने के लिए कि हम औरतों को और ऊपर कैसे लाएं। ये दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं। सो मैं एक बार फिर से कंग्रेचुलेट करती हूँ। बिल्कुल। और रेखा जी, जिस तरह से आपने समझाया कि किस तरह से संविधान में इसका वर्णन है और अब कानूनी रूप से भी जो लूप होल्स रहे हैं उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो लोकसभा अध्यक्ष ने बात कही वो लिटरेसी को लेकर बात कही कि 100% साक्षरता ज़रूरी है। एक तरह से हम दूसरी तरफ देखें तो हम महिलाओं को देख रहे हैं, वो सिर्फ लीडर्स ही नहीं हैं, इनोवेटर्स ही नहीं हैं, नर्चरर्स ही नहीं हैं, एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं हैं, स्पेस से लेकर पूरी ज़मीन के हर क्षेत्र में हमने देखा है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जिन पर अभी फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर 2047 का जो हम विजन लेकर चल रहे हैं, और ओम बिरला जी ने भी कहा है कि महिलाओं की उसमें सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस आप मान रही हैं जिनको अभी भी एड्रेस करना ज़रूरी है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है कि हमारी जब तक सोच नहीं बदलेगी और हम अपने महिलाओं को देश का एक सेकंड ग्रेड सिटीजन जब तक उनको सोचना बंद ना करें और महिलाओं को सिर्फ एक ये सोचे कि महिला का काम जो है वो एक पुरुष को सपोर्ट करना है, नहीं, सिर्फ पुरुष को एक सपोर्ट करना नहीं है, उसकी खुद की भी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। और मुझे लगता है कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जहाँ पर हम एक तरफ तो महिलाओं को पूजते हैं, अभी कुछ ही दिनों के बाद नवरात्रि का त्यौहार भी आ जाएगा, हम देवियों की पूजेंगे, परंतु सिर्फ हम महिला, मैं भी एक महिला हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि मुझे पूजे, मैं चाहती हूँ कि मुझे बराबरी के अधिकार मिले, बराबरी की जिम्मेदारियाँ भी उसके साथ में हैं, सिर्फ अधिकार ही नहीं है। हम महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिकारों के साथ साथ एक जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम महिलाओं को एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति की तरह ट्रीट करेंगे और उनको हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का मौका देंगे, अपनी कुंठाओं को निकालेंगे, जो हमारे दिमाग की कुंठाएं हैं, जिनको हम अपनी संस्कृति की आड़ के अंदर, अपने धर्म की आड़ के अंदर उनको हम दबाने की कोशिश करते हैं। और उसके पहले मैं हर महिला को जब तक हम साक्षरता नहीं देंगे, साक्षरता बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री की जो मुहिम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो वाकई के अंदर जब तक हम अपनी बेटियों को ना बचाएंगे और जब तक हम उनको पढ़ाएंगे नहीं, तो हम जो है ये बातें जो है 2047 की जो हम बात कर रहे हैं कि तब तक जाके ऐसा होगा, उसके लिए हमें परस्पर काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक जो कमेटी बनाने से काम नहीं पड़ेगा। हमको अगर उनको एजुकेशन देंगे, और एक एजुकेशन जो है वो ज़मीनी स्तर से देनी पड़ेगी। गाँवों के अंदर जो हमारी स्कूल्स हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, उनके अंदर महिलाएं कितनी ज़्यादा पढ़ती हैं, कितनी नहीं पढ़ती, वो या सिर्फ नाम के लिए स्कूल बने हुए हैं, बालिका विद्यालय, बालिका कॉलेज जो बने हुए हैं। तो जब तक हम ग्राउंड लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर बच्चियों को, हमारी देश की बच्चियों को सबसे पहले उस सोच के बाहर निकालेंगे कि महिलाओं का काम सिर्फ एक बेटी बनना नहीं है, सिर्फ किसी की बहन बनना नहीं है, किसी की माँ बनना ही नहीं है, या आखिर मतलब सिर्फ एक बीवी बनने का, एक पति बनने का ही उसका जिम्मेदारी नहीं है। वो हर स्टेप के ऊपर पुरुषों का साथ भी दे सकती है और पुरुषों से आगे भी बढ़ सकती है। उसके लिए सबसे बड़ा जो है ये अज्ञानता जो है, उस अज्ञानता को निकालना पड़ेगा और महिलाओं को साक्षर करना पड़ेगा, तभी जाकर वो, चाहे वो चांद के ऊपर पहुँचे, चाहे वो अपने घर के अंदर भी रह के अगर वो एक कॉटेज इंडस्ट्री को भी संभालती हैं, तो भी वह हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी एक वकील बने या एक बहुत बड़ी लीडर बने, या कोई आपके पास में कोई जो कहते हैं ना कोई ओहदा हो। आप डे टू डे भी लाइफ के अंदर अपना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, पर वो तभी होगा जब आपको उसका मौका मिलेगा, और वो मौका तभी मिलेगा जब आपको साक्षर बनना पड़ेगा। आपको एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। आपकी नज़र में हरजिंदर जी, जब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जब महिलाओं और पुरुषों की तुलना की जाती है तो महिलाएं इसमें भी काफ़ी पीछे हैं। अर्बन एरियाज़ में भी हम देख रहे हैं कि ये जो रेट है वो काफ़ी पीछे है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन से कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं? अभी भी आपकी नज़र में क्या किए जाने की ज़रूरत है? और जब गांव और छोटे शहरों की महिलाओं की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में बात करते हैं कि उन्हें आगे लाया जाए, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं आपकी नज़र में जो फ़िलहाल मदद कर रही हैं? क्योंकि काफ़ी महिलाओं को हम देख रहे हैं स्टार्टअप शुरू करते हुए, आगे आते हुए, लेकिन अभी और क्या कुछ है जो किया जा सकता है ताकि इस भागीदारी को और बढ़ाया जाए? ओरल जर्नी की बात करूं कि वो
सक्षम हो सके, उनमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आ जाए। तो मैंने अभी भी देखा है, और मैं जब जैसे मेरे ऑफिस में भी मैं कई लड़कियों से बात करती हूँ, तो प्रेगनेंसी के बाद या शादी के बाद वो जॉब छोड़ देती हैं। वो बोलती हैं कि मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना है, मुझे अब अपने परिवार की जिम्मेवारी आ गई। आप कुछ भी कर लें, आप उनको कई बार मोटिवेट नहीं कर पाते हैं कि आप जॉब में रहें या आप कंटिन्यू करें। महिला और एक लड़की जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती या जब तक उसके प्रेगनेंसी नहीं हो जाती, बहुत एक्टिव होती है और ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, कंपनी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। पर जैसे ही उसके उसके मतलब उसकी लाइफ में ये पड़ाव आता है, मैंने देखा है कहीं ना कहीं वो पीछे हट जाती है। और इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, शायद उसको बड़ा इस तरीके से किया गया है कि अगर आपने अपने बच्चे को खुद नहीं देखा या आपने शादी के बाद परिवार को नहीं देखा, तो ये शायद आपकी कमी है जिसको हमें दूर करना है। और अगर मान लीजिए उसमें अभी भी ये सोच है, तो क्या हम ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जैसे बाउंस बैक, क्या वापिस आइए, कम बैक टू ऑफिस। मान लीजिए आपने 5 साल अपने बच्चे के साथ या अपने परिवार के साथ लगा दिए, बच्चा आपका बड़ा हो गया, पर इन 5 सालों में आप पीछे हो गई, तो क्या हम ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं जिसमें हम उनको प्रशिक्षण दें और उनको बोले यू आर बैक, ट्रेन बैक नाउ, प्लीज कम बैक एंड ज्वाइन द ऑफिस, गेट देम बैक टू वर्क फोर्स। नहीं तो पीछे रह जाएंगी और फिर उनमें एक छोटा सा हीन भावना या छोटा सा ये भावना आ जाएगी कि मैं तो इस व्यक्ति की बॉस थी, अब मैं उसके नीचे जाके काम करूंगी, तो नहीं आती हैं। दूसरी चीज, कई महिलाएं हमने देखा है जो जैसे जो थोड़े छोटे कस्बे में या विलेज लेवल की हैं, वो नौकरियां करने नहीं निकलना चाहती, उनके परिवार नहीं निकलने देते, सो वो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी करना चाहती हैं। पर उसके लिए उनको क्या चाहिए? उसके लिए उनको फंड चाहिए। फंड लेने के लिए उनको कोलेट्रल चाहिए। चाहे सरकार ने कोलेट्रल फ्री फंड बनाए हैं, CGT MSC जैसी स्कीम्स बनाई हैं, दूसरी स्कीम्स बनाई हैं, फिर भी वो एक समय तक ही वो पैसा ले सकती है सरकार से। यूजुअली मैंने ये भी देखा है, जो कई बार मुझे ठीक नहीं लगता, कि सरकार ने जो ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कार्य शुरू करना है या जो रूरल लेवल पे है, उसके लिए फंड बहुत ही कम रखा है। मतलब इट शुड बी लिटिल मोर। तो क्या हम क्रेडिट लाइन और शुरू कर सकते हैं? सिडबी के थ्रू शुरू करें, नाबार्ड के थ्रू शुरू करें, जो विमेन लेड एंटरप्राइज को क्रेडिट गारंटी दे, इंटरेस्ट सबवेंशन दे, उनको कम इंटरेस्ट दे। और एक चीज और देखिए, जो भी महिला अपना काम शुरू करती है और वो किसी लेवल तक पहुंचती है और वो सक्सेसफुल हो जाती है, फिर उसको बूस्ट करें। फिर उससे अगर कोलेट्रल चाहिए आपसे और फंड लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, अगर और उससे पैसा चाहिए, महिला के पास नहीं होती कोलेट्रल, हमारा सोशल स्ट्रक्चर नहीं है कि उसके नाम पे बहुत सारी जमीन जायदाद हो, नहीं देते लोग, तो उस केस में सरकार गारंटी दे और उसे अपस्केल होने के लिए अगर कोलेट्रल फ्री लोन मिल जाए तो वो झंडे गाड़ देगी। और मैंने ये भी नहीं देखा कि महिला जब बिजनेस में आती है फेल होती है। मैंने कोई महिला फेल होती हुई नहीं देखी, और अगर होती है तो वे इनसिग्निफिकेंट नंबर है। तीसरी चीज, जब आप US जैसी कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट दिए जाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, उसको टारगेट दिया जाता है कि आपने 10 से 15% प्रोक्योरमेंट सिर्फ विमेन ऑन्ड एंटरप्राइज से करनी है। वुमेन ऑन्ड एंटरप्राइज की डेफिनेशन क्या है? 51% शेयर वुमेन के नाम होने चाहिए। उसकी सर्टिफिकेशन देती है सरकार वहाँ पे कि ये सर्टिफाइड वुमेन ऑन्ड एंटरप्राइज है। अगर आप इससे 10 से 15% प्रोक्योरमेंट करेंगे, हम आपको टैक्स एग्जेम्पशन देंगे। इन बड़ी कॉर्पोरेशंस को बोला जाता है, ना केवल बड़ी कॉर्पोरेशन बट मीडियम साइज कॉर्पोरेशन को भी मोटिवेट किया जाता है कि वुमेन ऑन एंटरप्राइज से आप प्रोक्योर करें। और वो प्रोक्योर करते हैं, ना केवल प्रोक्योर करते हैं पर उनको ये भी कहा जाता है कि अगर आपने मान लीजिए इस साल 10% वुमेन ऑन एंटरप्राइज से प्रोक्योर किया, अगले साल आप इसे बढ़ाते हैं तो आपको और इंसेंटिव दिया जाएगा। सो इससे क्या होता है, विमेन जो है, विमेन बिजनेस, वो मेन बोर्ड बिजनेस का एक हिस्सा बन जाता है। वो धीरे धीरे कंपीट करने लग जाती है आदमियों के साथ। हमारी कंट्री में क्या है, एक सोच है कि औरत ने बिजनेस किया तो छोटे तौर पे ही बिजनेस करेगी। हम नहीं सोचते कि वो बड़ी बिजनेस वुमेन बन सकती है। आप मुझे बताइए कितनी स्कीम्स है कंट्री में जो मीडियम साइज बिजनेस और उसे ऊपर की महिलाओं के लिए है? नहीं है। ज्यादा से ज्यादा स्कीम बहुत छोटे लेवल की महिलाओं की। हम सोचते हैं कि वो शायद शुरू से छोटा काम, नैनो एंटरप्राइज करेंगी। नहीं,
आप नैनो एंटरप्राइज औरतों को जरूर सपोर्ट कीजिए, वो जरूर ऊपर आए, वो जरूर एंटरप्रेन्योर बने, पर वो औरतें जिन्होंने कुछ कर दिखाया है, जिन्होंने एक एग्जाम्पल बनाया है, जो अब अप स्केल होना चाहती हैं, अगर आप उनको पुश करेंगे तो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा और ऐसी वेव भेजेगा और ऐसी वेव क्रिएट करेगा कि वो औरतें तो आपके नाम के झंडे गाड़ देंगी, विश्व भारत का नाम लेगा। इंडिया में नैस्कॉम की चीफ इंडियन है, इंडिया में किरण मजूमदार शो है, इंडिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने काम किया, पर किसी को पता ही नहीं है। वो स्टोरीज पब्लिश कीजिए जहाँ पे औरतों ने काम किया है। ठीक। सो मेरे हिसाब से अगर ऐसी कुछ स्कीम्स बनाई जाए जहाँ औरतों को क्रेडिट की फैसिलिटी दी जाए बिल्कुल। और औरतों को हैंड होल्डिंग की जाए, ट्रेनिंग की, वहां पे ये बहुत बड़ा कदम होगा। बिल्कुल, ये बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर रेखा जी, लगातार कोशिशें की जा रही हैं, वो भले ही सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट की बात हो, आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि मानसिकता में बदलाव ज़रूरी है। एक और चीज़ अगर हम लेकर आएँ जिसका जिक्र अभी हरजिंदर जी ने भी किया था, मैटरनिटी लीव का दायरा बढ़ाने की बात हो। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा इश्यू है, इसे लेकर भी सख्त कानून की बात हो। क्या आपको लगता है कि कानूनी प्रक्रिया के बारे में क्या महिलाओं को ज़्यादा जानकारी हो रही है? एक इन्फॉर्मेशन गैप था जो पहले, उसे दूर करने की जो कोशिशें हैं, उसे आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं तो यहाँ कहूँगी जहाँ पर हमारे कानून की बात आती है और जहाँ पे मैंने अभी जिक्र किया था संविधान के बारे में भी, और इतने सारे कानून बने और हमारे कानून कहीं पर लचर नहीं है, ना तो कानून लचर है, ना हमारी कानूनी प्रक्रिया जो लचर है। सिर्फ ये है कि लोगों को अज्ञानता है इसके बारे में। इतने सारे कानून बन गए महिलाओं के, जैसे संविधान में भी बना, अनुच्छेद 15 बन गया, अनुच्छेद 14 बन गया, परंतु महिलाओं को अभी भी कहीं तो कहीं उनको दबाया जाता है। क्यों नहीं हम उनकी महिलाओं को बढ़ने देते? क्योंकि कहीं पर हम शायद जो पुरुष सोच है, पेट्रियार्कल सोच है, वो महिलाओं से कहीं तो कहीं डरती है। और इतने कानून जो बन गए जहाँ पर हम महिलाओं को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ये जो डाउरी रिलेटेड जो होते हैं, दहेज उत्पीड़न होता है, उसके लिए भी कानून बन गया कि धारा 498 इंडियन पीनल कोड के अंदर बनी, धारा 406 बनी कि महिलाओं को किस तरीके से उनका जो स्त्री धन है उनको वापस मिलना चाहिए, उनको उसके लिए प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उसके बाद में और जैसे घरेलू हिंसा का एक्ट के जिसके बारे में आपने जिक्र किया, 2005 में वो कानून भी बन गया जो पहली बार इस बात को एक्सेप्ट करता है कि महिलाएं जो हैं उनके साथ में घरेलू हिंसा होती है। और वो घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट ही नहीं होती है, और वो सिर्फ घरेलू हिंसा वो नहीं होती है कि जहाँ पर कोई पति जो है वो शराब पी के अपनी पत्नी को मार रहा है या ससुराल वाले मार रहे हैं। महिलाओं को अपने खुद के घर के अंदर भी दबाया जाता है। हो सकता है खुद के माता पिता ही दबा रहे हो, खुद के भाई बहन ही दबा रहे हो, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। साथ साथ वर्क प्लेस की अगर बात करें तो वर्क प्लेस के अंदर भी जो है उनका शोषण किया जाता था। उनको एक आगे बढ़ने से एक तरह का जो एक होता है ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था पुरुषों को शायद, कि कहीं महिला हमारे से आगे नहीं बढ़ जाए, तो उसको तो एक छोटे मोटे काम को ही दे के रखो। तो जेंडर न्यूट्रल लॉज ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर जेंडर न्यूट्रल लॉज होनी चाहिए, और मोस्ट ऑफ द लॉज जेंडर न्यूट्रल हैं। परंतु कुछ ऐसी लॉज बने हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का बना है, पॉश एक्ट बना है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो इस बात को एक्सेप्ट करती है जो कि हाँ, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जो देश की जो महिलाएं हैं, उनको जहाँ पर अपने अधिकारों को लेने की बात आती है, उनको उसको जैसे कहते हैं ना कि छाती चौड़ी करके धड़ल्ले से कहना चाहिए कि हाँ, ये मेरा अधिकार है, स्वराज्य मेरा अधिकार है, तो बराबरी का दर्जा भी मेरा अधिकार है और मैं उसको लेके रहूंगी। तो जो महिलाएं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से, और जो कुंठा बनी हुई है कि जो महिला अपने परिवार के बारे में कोई शिकायत करती है या वो गलत महिला है, वो घर परिवार को तोड़ रही है, महिलाओं को एडजस्ट करना चाहिए। क्यों हर समय महिलाओं को क्यों एडजस्ट करना चाहिए? क्या हर समय जो बैलेंसिंग एक्ट है वो सिर्फ महिलाओं को करना चाहिए, क्या पुरुषों को नहीं करना चाहिए? चाहे वो आपके पिता हों, चाहे भाई हों, चाहे आपके पति हों, चाहे आपके कोई कोलीग हों, तो एक बैलेंसिंग एक्ट हर समय महिला से मत एक्सेप्ट करिए। और जहाँ तक कानून की बात है, वो अज्ञानता भी तभी, और अब खास करके आजकल मीडिया हाउसेस सभी इसके अंदर बहुत ओपनली बात करते हैं महिलाओं के कानूनों के बारे के अंदर। और मैं यहाँ पर एक बात और जो आपके दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कानून के बारे में अगर आपको कभी भी कोई तरह की प्रॉब्लम आए, भगवान ना करे आपकी ज़िंदगी में या आपके कारोबार में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आए,
तो कानून का दरवाज़ा खटखटाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी वकील के पास ही जाना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आप कोर्ट जाते हैं या अपनी कोई शिकायत करते हैं या आप कोई वुमेन कमीशन के अंदर जाते हैं तो आप कुछ ऐसा काम करें जिसके लिए आपको अपनी शर्म से आपको अपनी आंखें झुकानी पड़े, नहीं कि आप अपने अधिकार को ही क्लेम कर रहे हैं। तो आप और महिलाओं के लिए हमारे देश के अंदर बहुत अच्छा जो एक काम करा गया है वो है 100% फ्री लीगल एड। जो कोई भी महिला किसी भी वर्ग की हो, किसी भी राज्य की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अपने पाँव पे खड़ी हो, चाहे वो नहीं हो, तो जो एक आपके घर पे काम करने वाली जो एक महिला है जो आपके झाड़ू पोछा बर्तन करती है या कोई वो किसी कंपनी की CEO, कोई भी महिला है उसको 100% फ्री लीगल एड मिलती है। और इसके बारे में मतलब जैसे गांधी जी ने कहा कि सिर्फ एक अगर आप गलत काम को बर्दाश्त करते हैं तो वो भी आप पाप कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कहीं पर भी कि हमें कोई भी तरह की एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, हाँ, परंतु गलत काम को भी एक्सेप्ट करना एक पाप होता है। तो अगर आपके साथ कोई गलत काम करता है, कोई भी परिवार का हो, चाहे आपके ऑफिस वर्क के अंदर हो, चाहे समाज के अंदर हो, उसको मतलब ज़ीरो टॉलरेंस का अधिकार हमारी सरकार ने हमें दे रखा है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है कि ज़ीरो टॉलरेंस। आपके साथ कोई भी गलत काम करता है आप उसकी शिकायत करिए। वकील के पास जाने के लिए ऐसा मत सोचिए कि कहाँ से वकील आएगा, कितने पैसे लग जाएंगे। हर गांव के अंदर जहाँ पर भी कोई कोर्ट है वहाँ पे एक फ्री में कानूनी सहायता मिलती है। उस अधिकार को क्लेम करिए। आपके मुंह में कोई चम्मच नहीं डालेगा, आपको सामने रोटी पर थाली परोसी भी अपना खुद तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने अधिकारों को क्लेम करिए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो लीगल एड, कानूनी सलाह जो आपको हर औरत को 100% फ्री मिलती है, उसको क्लेम करिए। बिल्कुल। और आखिर में बहुत छोटा सा कमेंट हरजिंदर जी आपसे, क्योंकि जब हम विमेन लेड डेवलपमेंट थीम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने देखा विमेन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और एक तरह से हम कहें कि जेंडर बजटिंग जो कॉन्सेप्ट से आगे चलकर अब हमें ज़मीन पर भी दिखाई दे रहा है। हमने देखा पिछले बजट में भी एक बहुत बड़ी मद थी जिसमें जेंडर स्पेसिफिक बजटिंग की बात हुई। तो इससे आप क्या मान रही हैं कि रियल इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा और जिन सेक्टर्स में ये ज़रूरी है उस पर अब फोकस किया जा रहा है? और दूसरा, डिजिटल डिवाइड और डिजिटल सेफ्टी, ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो इसे लेकर आप आगे की राह कैसे देख रही हैं? बहुत छोटा सा कमेंट। यही एक रास्ता है जेंडर बजटिंग, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का। अगर हम राष्ट्र का ये मुद्दा बना दें जहाँ पे बजट में हम एलोकेशन कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, कुछ अमाउंट एलोकेट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये समय आ गया कि अब इंडिया में महिलाएं पुरुष के बराबर बैठेंगी ही। और मैं हमेशा से बोलती हूँ, जब वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है तो वो एम्पावर्ड है। जब उसके हाथ में पैसा है तो उसका दिमाग भी चलेगा, उसका मुंह भी चलेगा और वो अपने राइट के लिए खड़ी भी हो। सो यही एक रास्ता है जो सरकार ने चुना है और मैं सरकार को ये रास्ता चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल, मेरी तरफ से इतना ही। जी हरजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये चर्चा हमें बता रही है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज के हर व्यक्ति की भी है। और तिरुपति में जो सम्मेलन हुआ, इसने एक मजबूत संदेश जरूर दिया है कि भारत अपनी नारी शक्ति को बखूबी पहचान चुका है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हर संभव सपोर्ट दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार हर तरह से बदलाव का समर्थन कर रही है। और जैसा कि हमने देखा कि स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि महिलाएं ही भारत के भविष्य की आर्किटेक्ट्स हैं। आज की चर्चा ने हमें कई सवालों के जवाब भी दे दिए और कई नए सवाल पैदा किए हैं जिन पर और तेजी से काम करने की जरूरत है। तो हमें उम्मीद है कि ये सफर जारी रहेगा और हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां हर महिला को अपने सपनों को पूरा करने का पूरा मौका मिलेगा। और विमेन लेड डेवलपमेंट, इसको अगर हम बात करें तो दुनिया को एक अलग संदेश देता भारत दिखाई देगा। फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।